हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आयनिक इक्विलिब्रिया को और उसमें हमने पिछले लेक्चर में हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के चारों जो केसेस है वो कंप्लीट कर लिए थे, है कि नहीं। आज के इस लेक्चर में एज आई सेड हम बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो अभी हम बफर सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। नाम से बफर सॉल्यूशन अगर मैं बोलती हूँ तो नाम से क्या समझ रहा है ये पहले आप मुझे बताइए। बफर सॉल्यूशन, राइट। आपको नाम से कुछ पता चल रहा है ना। हम बात कैसे करते हैं कि नाम से कुछ पता चलता है क्या। डेफिनेशन तो देखने ही वाले हैं हम लोग, बट नाम से कुछ अगर समझ में आ रहा है तो हम उसका मीनिंग वैसे ही लगाएंगे, राइट। बट अगर नाम से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बफर सॉल्यूशन नाम से कुछ अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो वी विल गो टूवर्ड्स डेफिनेशन, राइट। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ध्यान से सुनना, ओके। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच, हर एक सॉल्यूशन का पीएच, ओके, तो उस सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो चेंज नहीं होगा जब आप उसमें एसिड डालो या फिर आप बेस डालो या फिर आप उसमें वाटर डालो, ओके। तो उसका जो पीएच है वो चेंज नहीं होगा, ओके। ये कहता हमारा वो होता है हमारा बफर सॉल्यूशन। समझा अभी आपको? अगर नहीं भी समझा है तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक ऐसा मान लो अगर कोई सॉल्यूशन है, उसका पीएच जो कुछ भी, वॉट एवर द पीएच, ओके, उसका जो पीएच है उस सॉल्यूशन, सपोज एक कोई पीएच है उसका, उस सॉल्यूशन में अगर मैं कोई भी अगर एसिड डाल देती हूँ, वो एसिड क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, या फिर आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते हो क्योंकि आपको तो पीएच चेंज करना है, राइट। आप स्ट्रॉन्ग ही यूज़ करोगे। स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हो या फिर स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो या फिर उसको वाटर ऐड कर देते हो उसमें, फिर भी उसका जो पीएच है वो चेंज नहीं होता है। मतलब कि चेंज होगा भी तो बहुत ही कम बार चेंज होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं, ओके। तो समझ में आया आपको बफर सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में जो बोल्ड वर्ड्स में दी हुई है उस डेफिनेशन को भी हम यहाँ पे समझते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन, इट इज़ अ सॉल्यूशन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सॉल्यूशन विच रेजिस्ट, जो ऐसा सॉल्यूशन जो रेजिस्ट करता है ड्रास्टिक चेंजेस, क्या बोला मैंने? ड्रास्टिक चेंजेस इन किसमें? इन पीएच बाय एडिंग, जब आप व्हेन यू ऐड, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर सिर्फ एसिड बोल सकते हो, जब आप उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हो या फिर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हो, और बोल रही हूँ, एंड नहीं बोल रही हूँ, और बोल रही हूँ, ओके। स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हो और ऐसे लिख लो, या फिर, है ना, और वाटर ऐड कर देते हो तो भी उसका जो पीएच है वो चेंज नहीं होगा। तो आप उसको क्या कहोगे? बफर सॉल्यूशन कहोगे। समझा अभी? सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द ड्रास्टिक चेंजेस इन पीएच बाय एडिंग द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर, ओके। समझ में आया इतना आपको? समझा? ओके। डेफिनेशन अगर समझ में आई है तो अभी बफर सॉल्यूशन नाम लेते वक्त ये वाली जो बातें हैं, ये बातें आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। कोई भी हार्ड नहीं है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप एसिड डालो, वाटर डालो, बेस डालो, कुछ भी चेंज नहीं होगा पीएच में। उसका पीएच अगर मान लो 6 है तो 6 ही रहेगा, राइट, चेंज नहीं होगा। तो उसको हम कहेंगे बफर सॉल्यूशन, राइट। अभी हम बात करते हैं कि ये जो बफर सॉल्यूशन हम बात कर रहे हैं, ये बफर सॉल्यूशन होते कितने टाइप के,
ओके। सो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। सो बफर सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है, क्या होगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने, एसिडिक बफर सॉल्यूशन पहला वाला। अगर पहला एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो दूसरा कौन सा होगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन। ओके, बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया, इतना समझा, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, है ना, सिंपल सा है। बफर सॉल्यूशन के दो टाइप है, एक एसिडिक और एक बेसिक। नाम के ऊपर ध्यान दो, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोल रहे हैं हम इसको, है ना। सो मतलब एसिड की कुछ कुछ प्रॉपर्टी देगा, कुछ कुछ मतलब एसिड का इसमें काम होगा, है ना। एसिड क्या करता है, क्या होता है, किसको बोलते हैं हम लोग एसिड, उसके कुछ यूज़ करेंगे हम उसका बफर सॉल्यूशन, राइट। बेसिक बफर सॉल्यूशन मतलब बेसिक क्या होता है, बेस क्या होता है, उसका कुछ यूज़ करके उसको बफर सॉल्यूशन को, बेसिक बफर सॉल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, इतना डीप में नहीं जाते, मैं एक्चुअल में क्या होता है वो पढ़ाती ही हूँ आपको, बट अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारे एसिडिक बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम हमारा बफर सॉल्यूशन में एसिडिक बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बाद में फिर बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात हम करेंगे। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में एसिडिक बफर सॉल्यूशन को वहाँ पे बोल्ड अक्षरों में कुछ डिफाइन किया हुआ है। पढ़ के कुछ समझ में आया? समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं हूँ ना, है ना। सो वहाँ पे ऐसा बोला गया है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वीक एसिड, ओके, एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें वीक एसिड और उसका सॉल्ट, वीक एसिड और उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस जो सॉल्यूशन देता है उसको हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोला मैंने? एसिडिक बफर सॉल्यूशन मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन ओके, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड, देखो ध्यान दो, वीक एसिड जब एंड ऐसा दिया हुआ है ना, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन नहीं कहते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। ऐसा कुछ डेफिनेशन में दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो आपके लिए ही लिखा क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए और डेफिनेशन को रटने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। सो ये वाला जो बॉक्स किया है इसको याद रख लो, आप डेफिनेशन वर्डिंग में अपने आप लिख सकते हो, है ना। तो आप क्या लिखोगे? एसिडिक बफर सॉल्यूशन जब भी आपको पूछा जाए तो ऐसा सॉल्यूशन इन विच वीक एसिड, एसिडिक बोल रहे हैं तो वीक एसिड लेना है। ठीक है, इतना तो याद रख सकते हो आप, आपको भी समझना ही है। तो आप एसिडिक सॉल्यूशन, जब भी मैं बात करूँगी एसिडिक बफर सॉल्यूशन की, तो उसमें कैसा सॉल्यूशन का मिक्सचर रहेगा? वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो वीक एसिड तो समझ में आ गया हमें, है ना। वीक एसिड तो हमें समझ में आया कि वीक एसिड लेना है। ये क्या है अभी? इट्स सॉल्ट विथ द स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो इस बात को समझ लो, इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस बोला है, मतलब कि वीक एसिड, देखो मैं स्टेप्स बढ़ा रही हूँ आपको समझने के लिए, बट आपको जब भी समझ में आ जाएगा तो इतने सारे स्टेप्स लिखने नहीं पड़ेंगे, है ना। तो वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, इस वर्ड का मीनिंग समझो। इट्स सॉल्ट किसकी बात हो रही है? वीक एसिड की बात हो रही है। वीक एसिड के साथ जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से जो आपको सॉल्ट मिलेगा वो वाला यहाँ पे लिखना है। ऐसा ही बोल रहे हैं ना, ये इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी इससे मिलेगा स्ट्रॉन्ग वो,
है ना। सो सॉल्ट ऑफ, इसको कैसे लिखेंगे हम, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, है ना। ये वर्डिंग में ऐसा बोल रहा है ना, इट्स सॉल्ट मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिला के जो आपको सॉल्ट मिलेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। मतलब वीक एसिड तो लिखना ही है, साथ में ये वाला सॉल्ट लिखना है ना। इनिशियली आपको पता नहीं है इसलिए अभी देखो ये हो गया स्टेप। अभी पहले इसको इलेबोरेट तो करो, इसका सॉल्ट तो निकालो, कौन सा सॉल्ट मिलने वाला है, राइट। तो दूसरा स्टेप्स बढ़ाओ, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। स्टेप्स अगर बढ़ते हैं तो अभी समझने के लिए स्टेप्स बढ़ेंगे, फिर बाद में नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। वीक एसिड, वीक एसिड जैसे का वैसा लिख लेती हूँ मैं क्योंकि आपको समझ आने के लिए, ठीक है। प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसको ज़रा समझो। वीक एसिड लेना है, सो वीक एसिड कौन सा है, जब अभी तक हमने पढ़ा CH3COOH वीक एसिड, राइट। हम लोग क्या लेते हैं, वीक एसिड का जब भी हमें एग्जाम्पल पूछा जाता है तो हम CH3COOH लिखते हैं, राइट। स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए ना, ये जैसे का वैसा, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस जब भी हम लेते हैं तो हम इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं, NaOH, है ना। सो यहाँ पे आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, NaOH के साथ करोगे, राइट। इसका सॉल्ट पूछा है, अभी तक होने का है इसलिए। फिर आपको पता है जब भी आप ऐसे रिएक्शन करते हैं एसिड एंड बेस की तो आपको क्या मिलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ये क्या मिलता है आपको, सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। सो स्टेप्स पढ़ेंगी, लिखेंगे आप वीक एसिड जैसे का वैसा, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, आपका क्या मिलेगा, CH3COONA, ये वाला सॉल्ट मिलेगा और साथ ही साथ वाटर मिलेगा, राइट। ये वाली स्टेप्स आपकी बढ़ गई, राइट। अभी ये स्टेप बढ़ने दो, अभी लिखो फिर से वीक एसिड, क्या हमें काम है इस वाटर का, नहीं है काम। क्या बोला है, इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जो सॉल्ट मिलता है वही लिखो नाम, क्यों फालतू की बातें लिखना, है ना। तो हमें सॉल्ट कौन सा मिला है, CH3COONA, राइट। सो यहाँ पे आप वीक एसिड लिखने से अच्छा अभी आपको ये मिल गया है वैल्यू, तो आप वीक एसिड में कौन सा ले रहे हो, CH3COOH ये वाला ले रहे हो, तो आप इसको ऐसे लिखो, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एग्जाम्पल, है ना। तो ऐसा एसिड, वीक एसिड हो गया मेरा, वीक एसिड मिल गया मुझे, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया, क्या है, इक्वेशन नहीं बोल सकते, एक प्रॉपर वैल्यू मिल गई मुझे कि वीक एसिड कौन सा है, तो CH3COONA, इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर इसकी मैं रिएक्शन कर देती हूँ मुझे कौन सा सॉल्ट मिलता है, ये वाला। तो ये वाला जो मिक्सचर रहेगा इसको हम कहते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन, है कि नहीं, हम इसको एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं, बराबर है। और वही आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अभी जब भी आप बेसिक बफर सॉल्यूशन लिखोगे तो इतने सारे स्टेप्स मत लिखना, हाँ, मैं समझाने के लिए तो लिखूंगी बट आपको अभी समझ में आ गया। हमने क्या किया, वीक एसिड लिया, उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, अभी यही डेफिनेशन आप वर्डिंग में लिखोगे, होगी सिंपल डेफिनेशन। फिर आप क्या लोगे, वीक एसिड ले लोगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, समझ में आया, वीक एसिड लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, ठीक है। वीक एसिड कौन सा लेना है वो तो हमें पता है ऑलरेडी, सो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कर लो, जो हमें सॉल्ट मिलता है उसको ले लो, या आप इस स्टेप को पूरी तरीके से स्किप करके सीधा सीधा ये लिख सकते हो, राइट। सो हमें जो ये मिक्सचर मिला CH3 से वीक एसिड और उसका सॉल्ट जो हमें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करने पर मिला, तो वो उसको हम कहेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। समझा इतना, एसिडिक बफर सॉल्यूशन हमने किसको कहा, ये आपको समझ में आया, राइट। सो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये वाला पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आपको एसिडिक बफर सॉल्यूशन पूछा जाता है तो आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे इस वाले इससे, ठीक है। उसके साथ जब भी फॉर एग्जाम्पल करके आप लिखोगे व्हेन एसिटिक एसिड इज रिएक्टेड विथ इट्स सॉल्ट, ये वाला है इज नोन एज द एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहेंगे, ओके। नाउ दूसरी बात, ये हो गया, हमें मिल गया, हमने किसको एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोला, ये हमें मिल गया।
नाउ अभी हम बात करेंगे pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज गिवन बाय एसिडिक बफर सॉल्यूशन, राइट। इसका pH कैसे लिखोगे आप? क्यों pH, POH क्यों नहीं? अरे बाबा POH कैसे बोलोगे? आप एसिडिक के बारे में पढ़ रहे हो, तो एसिड क्या देता है हमें? pH, है ना। pH मतलब निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। हम ऐसे बात करते हैं, मतलब H प्लस आयन जो हमें देता है उसको हम एसिडिक बोलते हैं। तो हम थोड़ी ना OH नेगेटिव आयन्स लाने वाले हैं। तो हम बात किसकी करेंगे? pH की बात करेंगे। जब हम बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात करेंगे तब POH की बात करेंगे, राइट। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे pH ऑफ एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन ऐसे लिखूंगी। ओके, नाउ इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? इसका फॉर्मूला आप लिखोगे pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log टू द बेस 10, राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। समझा? देख लो एक बार इस इक्वेशन को, क्या बोला है? pH इज इक्वल्स टू pKa टू द प्लस log टू द बेस 10 concentration of salt to the concentration of acid, राइट। इससे आप pH की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा मैम कि pH कैसे निकालेंगे? तो फिर अभी अपने पास में जाओ, देखो pH क्या होता है, हमने क्या बोला था? माइनस निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 H प्लस आयन। सो इससे हम pH की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। और pKa क्या है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? तो pKa की वैल्यू हम निकालते हैं मैम इसके सिमिलर ही, कैसे कैसे लिखते जाना? माइनस निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10, इतना ही लिखना। यहाँ पे हम pH लेते समय H प्लस आयन बोलते हैं, क्योंकि हमें एसिड क्या देता है? H प्लस आयन देता है। तो pKa डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, राइट। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Ka लिखेंगे, राइट। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, तो आप सिंपली pKa ऐसे लिख सकते हो, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझा? कंफ्यूज नहीं हुआ है? सिंपल सा इक्वेशन है, इसी से हम इसको डिराइव करते हैं। और Ka क्या होता है, तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो K होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। कितनी बार हमने बोला है, अभी भी बोल रहे हैं, तो अभी तो कोई डिफ़िकल्टी ही नहीं है ना। तो समझ में आया? pH की वैल्यू यहाँ से इस फॉर्मूला से निकाल के लेके आओ, राइट। pKa की वैल्यू यहाँ से पे डाल दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डाल दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डाल दो, pH की वैल्यू कैलकुलेट करो, राइट। ये जो इक्वेशंस है, ये जो फॉर्मूलाज है, इस पे आपके बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पाए जाते हैं, राइट। सो समझ लो अच्छे से और इसके ऊपर ध्यान दो, इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है। हम भी करने वाली है प्रैक्टिस, बट अभी के लिए इतना पढ़ लो, ठीक है। समझ में आया? एसिडिक बफर सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आया होगा तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अभी आपको बेसिक बफर सॉल्यूशन के बारे में बताती हूँ, ठीक है। अभी समझ में आया भाई आपको एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है। अभी बेसिक बफर सॉल्यूशन के बारे में देखो, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, आप क्या लिखोगे? बेसिक बफर सॉल्यूशन, ओके। बेस बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, राइट। सो बेसिक बफर सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे? बोल्ड में दिए हुए अक्षर को देखो और मेरी डेफिनेशन को भी देखो। जो भी हम डिफाइन करना चाहते हैं बफर सॉल्यूशन को, उसको आपको वीक लेना है। जैसे हमने एसिडिक बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड लिया था, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? वीक बेस लेंगे, ठीक है। तो पहले वीक बेस की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ रहा है आपको कैसे कर रहे हैं? नाम से ये तो उल्टा है, देखो वीक एसिड लिया तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे पहले हमने वीक एसिड लिया था और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, राइट। ऐसा किया था, तो इसको याद रख लो, ये अपने आप आ जाएगा। जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेसिक की बात कर रहे हैं, तो उसको बेसिक वाले को वीक लेना है। एसिड की बात करेंगे तो एसिड वाले को वीक लेना है, ठीक है। तो इतना समझ गया है, वीक एसिड प्लस इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड,
नाउ सवाल ये आता है कि वीक एसिड कौन सा ले या फिर वीक बेस कौन सा ले, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा ले, तो अभी तक आपने पढ़ रखा है। सो आप जब भी वीक बेस की बात करते हो तो आप कौन सा वीक बेस लेते हो, NH4OH, राइट, ले रहे थे कि नहीं अभी तक। और जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हो तो आप HCl लेते थे, राइट, HCl लेते थे, तो अभी यही यूज़ करो यहाँ पे। चलो लिखो वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉरी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ इसका ही सॉल्ट, इसका सॉल्ट किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिला के जो आपको सॉल्ट मिलेगा वो, है ना। तो वीक बेस प्लस सॉल्ट कौन सा बनेगा, वीक बेस कौन सा लेना है, NH4OH, राइट। उसकी रिएक्शन किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl, यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, HOH, ठीक है, पानी निकल गया, बट हम उसको लिखते नहीं इसलिए क्रॉस कर लिया हमने, ठीक है। बचा कौन, NH4Cl, ठीक है। वीक एसिड कौन सा, वीक बेस कौन सा बोले हमने, वीक बेस हमने NH4OH हम लिख रहे हैं, राइट। सो जिसका बेस है उसका ही सॉल्ट रहता है ना, नाम से समझ रहा है ना अभी, जो बेस उस एंड इट्स सॉल्ट, समझ रहा है अभी नाम से, अभी वर्डिंग का मीनिंग समझ रहा है। जो सॉल्ट आप ले रहे हो उसका ही बेस आप यूज़ कर रहे हो, है ना, जो सॉल्ट आपने बनाया था उसका ही एसिड आपने यूज़ किया था, राइट। NH4 इसकी बात कर रही हूँ मैं, वहाँ पे CH3COH लिखा था आपने, है ना। सो यहाँ पे क्या हो गया, NH4OH, ये भी बात आप एक ध्यान में रख सकते हो, और उसका सॉल्ट NH4Cl। इस वाले मिक्सचर को आप कहोगे बेसिक बफर सॉल्यूशन, क्या कहोगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन। समझ में आया इतना, चलो देखो जल्दी से, राइट। अभी बात करते हैं पीएच की बात नहीं करेंगे अभी, हम क्या बात करेंगे, POH ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, राइट। कुछ मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, कोई अलग से डिराइव करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है, उसी को ही आप करेक्शन करते जा रहे हो, है ना। सो बेसिक बफर सॉल्यूशन इसीलिए POH लिखा हमने, राइट। सो यहाँ पे BOH का फॉर्मूला आएगा, राइट। यहाँ पे PKB लिखोगे क्योंकि KB क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, तो यहाँ पे KB आएगा, राइट। log to the base 10 concentration of acid to the concentration of बेस आएगा, क्योंकि हम बेस के बारे में पढ़ रहे हैं। सो ये हो गया आपका फॉर्मूला, राइट। सो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ओके। सो इससे आप क्या डिराइव करोगे, और इससे फिर आप बात कर सकते हो कि PKB की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। सो नेगेटिव लॉगरिदम टू द बेस के KB, और POH की तो वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हो, माइनस नेगेटिव लॉगरिदम टू द बेस 10 OH नेगेटिव आयंस, राइट। और KB क्या होता है, तो डिसोसिएशन, इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट आउट कर लीजिए, आपको पूरा इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। सो इस वाले इक्वेशन को, राइट, ये हो गया हमारा बेस वाले का बेसिक बफर सॉल्यूशन। और इस वाले इक्वेशन को हम लोग हेंडरसन-हैसमैच इक्वेशन कहते हैं, ओके। सो आपको समझ में आया, इज नोन एज द, तो ये हो गया आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है, समझा। आई होप कि आपको ये दोनों एसिडिक और बेसिक को कैसे लिखना है वो समझ में आया। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट पार्ट के तरफ चलते हैं। बफर सॉल्यूशन का ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है बफर एक्शन, है ना, उसको हम देखते हैं। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं बफर एक्शन की। क्या है बफर एक्शन? अभी हमने देखा कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है,
राइट। हमने देखा कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच चेंज नहीं होता है, होता भी है तो बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, और कभी कभी बहुत कम बार होता है, राइट। ड्रास्टिक चेंज वहाँ पे हमें नहीं दिखाई पड़ता है, राइट। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते थे, बफर सॉल्यूशन कहते थे, जब हम उसको में एसिड बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वाटर की एडिशन करते थे, राइट। बट अगर मैं आपको कहूँ, अगर किसी स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन पूछ लिया कि मैम आप ये कैसे बोल सकते हो, आपने डेफिनेशन बता दी और हमने मान लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है मैम, ज़रा एक्सप्लेन करिए उसको। तो आपको कुछ एक्सप्लेन करने के हिसाब से ही उन्होंने ये वाला टॉपिक वहाँ पे ऐड किया है कि हाउ, कैसे आप बोल सकते हो कि वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, राइट, पीएच चेंज नहीं हो रहा है, ये आप कैसे बोल सकते हो। और आपको पता है कि पीएच कैसे चेंज होता है, जब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन या फिर H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन में जब भी चेंजेस दिखते हैं तब आप बोलते हो कि, या फिर OH नेगेटिव आयन्स बोलोगे तो आप बोलोगे कि उसका पीएच और पीओएच चेंज हुआ है, राइट, ऐसा बोलोगे, राइट। तो ये कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे बफर एक्शन में, राइट। तो इसको समझने के लिए हम एक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल की स्टडी करेंगे, दैट इज़ अ सोडियम एसीटेट। हार्ड नहीं है, देखो वर्डिंग में लिख रही हूँ फिर भी हार्ड नहीं है। सोडियम एसीटेट एंड नहीं, सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन ऐसा बोल सकते हैं या फिर सॉल्यूशन, ठीक है। सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें से इसको स्प्लिट आउट करो सबसे पहले तो, ठीक है। क्या दिख रहा है, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या होता है, क्या होता है सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट होता है CH3COONA, राइट। हम इसको क्या बोलते हैं, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, राइट। क्या क्यों लिखा मैंने ये सोडियम एसीटेट, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट होता है CH3COONA। क्या होता है सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट होता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, क्या बोलते हैं हम उसको, एक सोडियम एसीटेट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। जब भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं हम नाम से ही उसको डिफाइन क्यों करते हैं, क्योंकि वो हम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इट इज कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, राइट। तभी तो हम उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं। कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, पानी में जब भी एक्वस मीडियम में जाता है तो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, राइट। कंप्लीटली डिसोशिएट्स इन वाटर, ऐसा लिख लो, राइट। क्या हम ऐसा ही मान लें, मैम थोड़ी रिएक्शन तो बताओ, चलो फिर रिएक्शन लिख लेते हैं। सोडियम एसीटेट जब भी हम लेते हैं, CH3COONA जब भी आप लेते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। तो उसके रिस्पेक्टिव आयंस में तो एक कैटायंस मिलेगा और एक एनायन मिलेगा, राइट। सो ये बात हो गई सोडियम एसीटेट की। ज़रा देख लो क्या बोला हमने बोला कि सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड बफर सॉल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन, इसमें अगर हम सोडियम एसीटेट की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट होता है वाटर में, और जब हम उसकी रिएक्शन देखते हैं तो कुछ रिएक्शन हमें ऐसे मिलती है, राइट। दूसरा पार्ट भी तो यहाँ पे छुपा हुआ है, वो है एसिटिक एसिड, राइट। सेम इसकी तरह एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करिए। क्या बोलते हैं हम एसिटिक एसिड को, CH3COOH होता है, राइट। क्या होता है एसिटिक एसिड, कौन से एसिड है ये, वीक एसिड है, राइट, वीक एसिड है। क्या मुझे बताओ वीक एसिड के क्या प्रॉपर्टी होती है, वो पूरी तरीके से डिसोशिएट होता है, पानी में जब भी जाता है तो वो नहीं होता है, अनडिसोशिएट होता है इन वाटर या फिर एक्वस मीडियम की जब भी हम बात करते हैं। तो
अनडिसोशिएट होता है, और जब भी हम इसकी रिएक्शन देखते हैं वीकली डिसोशिएट होता है। तो जब भी हम इसकी रिएक्शन देखते हैं तो कैसे डिसोशिएट होता है, CH3COOH। अगर हम बात करते हैं वीकली डिसोशिएट होता है, वीकली डिसोशिएट होता है उसके रिस्पेक्टिव आयंस में। सो कुछ ऐसा मिलेगा, और ये जो हमें मिलेगा ये हाई क्वांटिटी में मिलेगा क्योंकि ये अनडिसोशिएट हो रहा है, राइट। ज़्यादातर मात्रा में ये प्रेजेंट रहेगा क्योंकि ये डिसोशिएट ही नहीं हुआ है। अभी इतना समझ में आया आपको। अभी अगर इस अनडिसोशिएट वाले की, है ना, अनडिसोशिएट रह रहा है, हाई क्वांटिटी में मुझे मिल रहा है, तो इसकी रिएक्शन इसमें अगर हम क्या बोल रहे थे, बफर सॉल्यूशन मतलब ऐसा, उसमें जब हम एसिड या फिर वाटर या फिर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं, तो देखो जब भी मैं ऐसे वाले इसमें, जब भी मैं स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H+ आयन देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एसिड की एडिशन करती हूँ, राइट। एसिड की एसिड एडिशन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, CH3COOH, राइट। और ऐसे ही इसमें अगर मैं CH3COH में अगर मैं बेस की एडिशन कर देती हूँ, बेस क्या देगा, OH नेगेटिव आयंस, इसीलिए मैं बेस बोल रही हूँ, ठीक है, बेस देगा मुझे ये। और जब भी मैं इसके रिएक्शन करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, पहले तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा और क्या मिलेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H2O, राइट। सो आप इस रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को अभी ध्यान से देखो, क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड H+ आयन या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन क्या एसिड के एडिशन से या फिर बेस के आयंस एडिशन से कुछ कम हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो CH3COH प्रोड्यूस हो रहा है, वो तो ऑलरेडी हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वही तो प्रोड्यूस हो रहा है फिर से। फिर अगर बात करते हैं CH3COH नेगेटिव, तो वही तो हमारे सॉल्यूशन में अगेन प्रेजेंट है, राइट, वही हम सॉल्यूशन में अगेन प्रेजेंट है, राइट। सो क्या चेंजेस हो रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। एसिड और बेस अगर आप एडिशन भी कर ले रहे हो फिर भी H+ या फिर OH नेगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पा रहे हो, राइट। सो सॉरी ओके। सो इससे ये साबित होता है कि pH ऑफ जो बफर सॉल्यूशन है वो रिमेन कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, कुछ भी कॉज नहीं हो रहा है डाइल्यूशन से बफर सॉल्यूशन के, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, हैव डू नॉट एनी इफेक्ट ऑन द बफर सॉल्यूशन। तो इसको ही हम कहते हैं बफर एक्शन। ओके, समझ में आया, हमने प्रूव कर लिया इस रिएक्शन के। देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी करना नहीं है आपको, बस मैंने बहुत सिंपली तरीके से आपको जो टेक्स्ट बुक में बताया है उसको सिंपली तरीके से मैंने बताया। क्या किया, इस दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको लिख लो, उसको डिसोशिएट कर लो, ठीक है। ये डिसोशिएट होता है, ये नहीं डिसोशिएट होता है, वीकली डिसोशिएट होता है। जब हम इसमें एडिशन ऑफ डेफिनेशन ही बोलती है हमारी, एडिशन एट वाटर एसिड ऐड करते हो या फिर बेस ऐड करते हो तो वही ऐड करो, जो प्रोडक्ट मिल रहा है वही तो सेम मिल रहा है। सो दिस इज द बफर एक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, छोटा सा टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। ओके, सो बफर सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज है, कुछ अलग प्रॉपर्टीज लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। अभी हमने देखा कि प्रॉपर्टीज क्या होती है बफर सॉल्यूशन की। इट डज नॉट, pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद द एडिशन ऑफ एसिड और बेस, राइट, वही लिखो। क्या देखा हमने, pH ऑफ बफर सॉल्यूशन does not change by addition of
एसिड और बेस, राइट। ये वाली बात अभी हमने पढ़ी कि चेंज हो रहा था एसिड और बेस, राइट। अगेन पीएच कैसे चेंज नहीं होता है? बाय एडिशन, बाय डाइल्यूशन। बाय डाइल्यूशन मैं अभी सिंपल से इसमें नहीं है, पीएच डज नॉट चेंजेस, pH do not change with by dilution, राइट। और तीसरी बात आप यहाँ पे लिखोगे कि आप उसको when it kept for long time, आप ऐसे ही उस सॉल्यूशन को अगर रख देते हो लॉन्गर टाइम के लिए, फिर भी उसका pH जो है चेंज नहीं होगा, pH जो है वो चेंज नहीं होगा, राइट। सो ये सारी बातें आपके प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन में आनी चाहिए। ओके, समझा इतना? ये अगर टॉपिक समझ में आया इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन। क्या होती है एप्लीकेशन बफर सॉल्यूशन की? 2 मिनट में समझा देती हूँ बफर सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। आप टेक्स्ट बुक में पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सो डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे बफर सॉल्यूशन? क्योंकि उसका यूज़ कर सके कहीं पे, राइट। तो कहीं हमारे डे टू डे लाइफ में इतने बहुत सारी चीज़ों में बफर सॉल्यूशन यूज़ होता है, बट हमको पता ही नहीं होता है ना। तो फिर अगर आप जब भी उस बात के साथ जब भी आपका इंटरेक्शन होगा या फिर आप उस बात में चले जाओगे, मतलब कि अगर हम बात करते हैं, मान लो अगर इसका एप्लीकेशन देखते हैं एग्रीकल्चर, है ना। सो अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में सोचोगे तो आपको समझ में आएगा येस देयर इज़ अ यूज़ ऑफ बफर सॉल्यूशन, है कि नहीं। सो ऐसा होता है बफर सॉल्यूशन। तो एप्लीकेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे बायोकेमिकल सिस्टम में, है ना। बायोकेमिकल सिस्टम एक आपका पहला एप्लीकेशन है। क्या होता है हमारे, आपको पता है हमारे बॉडी का पीएच होता है, राइट। हमारे बॉडी का कुछ पीएच होता है और वो पीएच जो है वो पीएच हमेशा कांस्टेंट रहता है, राइट। कुछ समझो, मान लो 7.36 to 7.42 के बीच में होता है ना, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, राइट। सो उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है पीएच का तो हमारी डेथ भी हो सकती है, राइट। सो हमारा बॉडी का जो है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता है ना, पीएच ये वाले बात में, है ना। सो ये वाले जो उसका यूज़ है, एप्लीकेशन है बायोकेमिकल सिस्टम में, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, राइट। सो आप कह सकते हो कि बफर का पीएच का कितना इम्पोर्टेंस है ना। 7.32 तो आप इसको लिखोगे बायोकेमिकल सिस्टम में, थोड़ा सा पढ़ लोगे टेक्स्ट बुक में तो समझ में आ जाएगा। बस मैं आपको समझा रही हूँ कि कहाँ पे यूज़ होता है। वर्डिंग तो आप लिख भी सकते हो, है ना। तो पहला यूज़ है बायोकेमिकल सिस्टम में, राइट। एप्लीकेशन सेकंड जो है वो है एग्रीकल्चर में। जैसे अभी मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर्स में हम उसका यूज़ करते हैं बफर सॉल्यूशन। कैसे यूज़ करते हैं हमें पता है। हमारी जो सॉइल होती है उस सॉइल का अलग अलग पीएच होता है। हर एक जन की सॉइल अलग अलग तरीके की होती है ना। तो हम सॉइल को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, उसके पीएच के अलॉन्ग, राइट। और उसके पीएच के बेसिस पे हम बोलते हैं कि हमारी सॉइल ऐसी है वैसी है ना, एंड ऑल, है ना। तो हम ऐसे बोलते हैं और उसके हिसाब से सॉइल की जो पीएच है उसके हिसाब से हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं जो हमें कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स वहाँ से हमें सॉइल से मिलता है ना, प्रोड्यूस करते हैं। सो ये होता है एग्रीकल्चर का यूज़, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ बफर सॉल्यूशन का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो एप्लीकेशन है वो इंडस्ट्रीज़ में आप बोल सकते हो। इंडस्ट्रीज जैसे है पेंट इंडस्ट्री है, डाइज इंडस्ट्री है, यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बफर सॉल्यूशन का, राइट। पेपर इंडस्ट्री है, इंक इंडस्ट्री है,
राइट। पेंट इंडस्ट्री है, डाइज इंडस्ट्री है, ड्रग इंडस्ट्रीज़ है। सो इसमें हम यूज़ करते हैं बफर सॉल्यूशन का। ओके, समझ में आया तीनों पॉइंट्स? ओके, डिटेल में पढ़ लेना। नेक्स्ट, बफर सॉल्यूशन का यूज़ मेडिसिन्स में हम यूज़ करते हैं। कौन से मेडिसिन्स? पेनिसिलिन करके मेडिसिन है, राइट। उसमें बफर सॉल्यूशन का हम यूज़ करते हैं। अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल, राइट। सो आप कहोगे कि मेडिसिन्स के इंडस्ट्री में, मेडिसिन्स में भी हम बफर सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, राइट। एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जो हम बोलते हैं अगेन अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, राइट। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री किससे डील करते हैं? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से, राइट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से हमें बताती है, राइट। जिसके pH 8 to 10 रहता है क्वालिटेटिव से, तो उस इंडस्ट्री में भी हम पी बफर सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। ओके, सो समझ में आया? दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ द बफर सॉल्यूशन। ओके, ऊपर से मैंने आपको बता दिया कि एनालिटिक केमिस्ट्री में हम कैसे यूज़ करते हैं, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर, बायोकेमिकल सिस्टम में। आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, यू विल गेट ऑल द आइडिया, राइट। एप्लीकेशन को रटना नहीं है, कहाँ पे यूज़ होता है ध्यान में रखो, आप लिख सकोगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी आर डन विथ अवर बफर सॉल्यूशन टॉपिक। ओके, कल के लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो आप ले लो, ठीक है।